जुलाई 2010 भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी महिला को किसी लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। उस फैसले को चैलेंज करते हुए वो महिला आगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करती है, जहां से अप्रैल 2013 में उसको खारिज कर दिया जाता है और उसकी फांसी को सजा को बरकरार रखा जाता है। फिर उस चीज को वो चैलेंज करती है, आगे बढ़ाती है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, वहां से भी उसको निराशा हाथ लगती है। मई 2015 में भी उस चीज को सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखती है, उसकी फांसी की सजा को खत्म नहीं करती, वैसे ही रहने देती है। फिर वो अपनी मर्सी पिटीशन देती है राष्ट्रपति के पास। वो कहती है कि उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया जाए। 2016 में राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उस समय के प्रणब मुखर्जी थे, उनके पास ये मैटर आता है। वो जो सब कुछ देखने के बाद वो भी उस सजा को बरकरार ही रखते। हालांकि सब फैसलों के बावजूद अगर राष्ट्रपति चाह ले तो किसी की मौत की सजा को माफ कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने वैसा नहीं किया। आखिर उस महिला ने कौन सा ऐसा गुनाह किया था, कौन सा ऐसा पाप किया था जिससे उसे मौत की सजा मिलती है और एक इतिहास में रिकॉर्ड हो जाता है, दर्ज किया जाता है कि भारत की पहली महिला जिसे फांसी की सजा सुनाई गई। इस कहानी को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा 2 साल पीछे, और ये जो सच्ची घटना है, ये घटना है आपको अमरोहा का, यूपी का अमरोहा जिला है वहां का। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आप लोगों से विनती है कि मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। साल 2008 अप्रैल का महीना, घटना है यूपी का एक जिला है अमरोहा, वहीं का एक थाना है हसनपुर, और हसनपुर के इलाके का ही एक गांव है बामनखेरी। उस गांव में एक परिवार रहते हैं, काफी बढ़िया परिवार। उस परिवार के मुखिया रहते हैं शौकत अली, जिनकी उम्र 55 साल। वो एक कॉलेज में लेक्चरर होते हैं। उनकी पत्नी हाशमी, उनका उम्र 50 साल के आसपास में था। शौकत अली के 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 बेटा और 1 बेटी। बड़ा बेटा अनीस जो 35 साल का था, और उसकी पत्नी अंजुम 30 साल की थी। और इन दोनों से एक बेटा भी होता है अर्श, जो कि 10 महीने का था। अनीस जो है सो एक जालंधर में एक कंपनी में इंजीनियरिंग का काम करता है, और राशिद पढ़ाई करता है बीटेक की, मेरठ में रह के। शबनम डबल एमए की थी, वो भी किसी स्कूल में लेक्चरर के तौर पे, चाहे टीचर के तौर पे वो काम कर रही थी। और उनके परिवार में एक लड़की जो कि मामा की बेटी या मौसी की बेटी राबिया, वो भी रहती है। कुल मिला के इस परिवार में 7 सदस्य थे। इन लोगों का परिवार काफी अच्छा था। परिवार में सारे लोग खुशी से रहते हैं, सब लोग बढ़िया से चल रहा था। इन परिवार में पैसे की कमी नहीं थी, साथ ही साथ इनका रुतबा भी बहुत अच्छा था। 14 अप्रैल 2008 की बात है, रात के लगभग 2 या 2:30 बजे के आसपास की बात है। शबनम जो है अपने बालकोनी में जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसकी आवाज में दर्द था, वो रो रही थी, चिल्ला रही थी। इतने में सारे पड़ोसी धीरे धीरे उठ के आते हैं, और ये हल्ला होता है। हल्ला सुन के सारे के सारे पड़ोसी जवाने लगते हैं। उसी में से एक पड़ोसी जाके बोलता है कि दरवाजा खोलो नीचे आके। तो वो आती है, दरवाजा खोलती है। उसका रो रो के बहुत बुरा हाल था, और वो दरवाजा खोल के फिर वो अपने ऊपर चली जाती है। साथ में पड़ोसी भी पीछे पीछे उसके छत पे ऊपर जब जाके देखते हैं तो पड़ोसियों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल उन्होंने वहां पे देखा था 7 लाश, चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। मंजर ऐसा था कि लगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा कांड हुआ। दुख का माहौल था, सब पड़ोसियों की आंखों से आंसू आने लगते हैं। इतने में कोई एक पड़ोसी होते हैं जो कि पुलिस को कॉल कर देते हैं, वहां से हसनपुर थाने को कॉल करते हैं। थोड़ी देर में हसनपुर थाने मौके पर पहुंच जाती है। वहां पे जाके देखती है तो पुलिस की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पुलिस देखती है, उस मंजर को देख के पुलिस भुलाए नहीं बोलती है, और पुलिस जो है उस जगह को, उस घर को सील कर देती है। सील करके अपने सीनियर अधिकारियों को बुलाया जाता है। पुलिस जो अपने सीनियर अधिकारी को बुलाते हैं, तो उसके बाद है कि सब लोग आते हैं। सुबह होते होते सब लोग पहुंचते हैं, और सुबह होते होते ही ये खबर जो है आग की तरह फैल जाता है, जो कि ना सिर्फ बावनखेरी में, अमरोहा में, हसनपुर में, सारे के सब बहुत सारे लोग आके इकट्ठा हो जाते हैं। भीड़ आगे पीछे पूरा भीड़ लग जाता है, अंदर बाहर। और उसके बाद है कि लोगों का गुस्सा फूटने लगता है। जब वो पुलिस आती है तो वो पूछती है कि क्या हुआ था, तो वो जोर जोर से रो रही थी, और वो बोलती है कि कुछ गुंडे बदमाश टाइप के, कुछ चोर डाकू टाइप के लोग आए और इन सब लोगों को मार के चले गए। ये बात होती है। अब इस बात को लेके जो गांव के लोग थे, वहां के पब्लिक थी, सब लोग हल्ला करने लगते हैं। पूरा प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, सबके खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। रोड जाम किया जाता है, चक्का जाम किया जाता है, जगह जगह टायर जलाई जा रही थी। ये मामला जो है सो धीरे धीरे पहुंच जाता है लखनऊ। उस समय की मुख्यमंत्री हुआ करती थी मायावती जी। अब इस चीज के लिए ऊपर से प्रेशर आता है कि इसको किसी तरह से जल्दी सुलझाया जाए, क्योंकि मामला काफी सेंसिटिव था। तो उस समय तत्काल के जो हसनपुर के जो थाना इंचार्ज थे, उसको उस समय सस्पेंड कर दिया जाता है। हसनपुर थाने के इंचार्ज होते हैं, एसएचओ होते हैं आरपी गुप्ता, उनको उस केस में लगाया जाता है।
15 अप्रैल की सुबह सुबह आरपी गुप्ता भी समय से पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक चादर, जो चादर होता है, लाशों के ऊपर चादर रहता है, उसको वो सब देख के उनके दिमाग में कुछ खटकता है। इधर लाशों का पंचनामा किया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस जो अपना तहकीकात शुरू करती है तो वो शबनम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन शबनम उस स्थिति में नहीं थी कि वो बात कर सके। उसका रो रो के बहुत बुरा हाल था, वो बार बार बेहोश हो रही थी, सब लोग उसको ढांढस बना रहे थे। अब उसके पुलिस के पास उपाय भी नहीं था कि किससे बात करें, क्योंकि उनकी मजबूरी थी पुलिस की बात करना, क्योंकि वही एक इकलौती गवाह थी जो बता सकती थी क्या हुआ क्या नहीं। तो फिर भी पुलिस जो है उसे अपना शबनम से पूछताछ करने की कोशिश करती है, तो शबनम सिर्फ 2 से 3 शब्दों में कहती है। वो छत पे, गर्मी का महीना था, वो छत पे सो रही थी और जब सो रही थी तो इतने में कुछ लोग आए और उनके हाथ में धारदार हथियार थे, कुल्हाड़ी या तलवार टाइप का कुछ हथियार था, और वो लोग आते हैं और घर के सब लोगों को मार के मेन गेट से बाहर निकल जाते हैं। तो जब गाँव वालों का बयान लेती है तो पुलिस के दिमाग में कुछ और खटकता है, क्योंकि गाँव वालों ने बयान दिया था, जब वो गाँव वाले जब हल्ला सुन के जब आते हैं तो वो दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, तब ऊपर से आके शबनम दरवाजा खोलती है, उसके बाद वो फिर छत पर चली जाती है। ये सब चीजें पुलिस के मन में कहीं ना कहीं शक पैदा कर रही थी। फिर पुलिस जो है उसके घर का दरवाजा, अगल बगल का जो घर के पीछे जाके चेक करती है, तो घर की जो ऊंचाई होती है लगभग 2 मंजिला छत था, 14 या 15 फुट के आसपास में। तो पुलिस सोचती है कि इतना ऊंचा दीवार कोई आम आदमी तो ऐसा नहीं चल सकता है, और सीढ़ी से आया होगा तो सीढ़ी भी कहीं आसपास में नहीं मिल रही थी। पुलिस सोचती है कि सीढ़ी कहीं ले गया होगा, लेकिन सीढ़ियों का निशान जो है छत पे होना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा। जो एक बयान में उसने कहा था, शबनम ने कहा था कि वो छत पे सो रही थी, गर्मी लग रहा था इस कारण से, तो वो पुलिस छत पे जाके देखती है तो वहां पे कोई बिछावन नहीं था। और दूसरी बात की, उसके घर में पंखा था, एसी था, साथ में इन्वर्टर था, तो छत पे सोने की जरूरत ही नहीं थी। तो पुलिस के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात शक पैदा करने लगता है। लेकिन वो पुलिस जो है, अब उसके अलावा, शबनम के अलावा कोई पूछताछ करने वाला था नहीं, तो पुलिस उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन माहौल बिगड़ रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और पुलिस कोई नतीजे पे नहीं पहुंचती है, ना कातिल को पकड़ पाती है, ना कोई सुराग उसके हाथ लगता है। लोगों का गुस्सा फूट रहा था, लोग परेशान हो रहे थे, लोग जो है पुलिस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, रोडों पे उतर चुके थे। इसी बीच जो है 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद एक काफी चौंकाने वाली न्यूज आती है। दरअसल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये पता चलता है कि इसके शरीर पे कोई भी मार वार का निशान नहीं था, कोई भी लड़ने झगड़ने का निशान नहीं था। हालांकि अगर कोई भी लोग अगर लड़ता झगड़ता, जैसे कोई मार रहा है उसको, तो मारने के जब तो अपने बचाव में कुछ ना कुछ तो करता ना, कुछ उसको हाथापाई होती, तो इन सब चीजों का निशान उसके शरीर पे, किसी भी के शरीर पे नहीं था। और दूसरा और सबसे चौंकाने वाली जो एक खबर आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, कि वो 10 साल का जो बच्चा अर्श था, उसको छोड़ के परिवार के सारे लोगों को कोई नशीली दवाई दी गई थी, जिससे वो बेहोश हो गए थे। पुलिस का पहला शक यहीं पे सही हो जाता है, जब उन्होंने, आरपी गुप्ता ने जब चादर देखा था, तो चादर पूरा प्लेन था, मतलब चादर ज्यों का त्यों था। तो पुलिस समझ जाती है कि इसको जो पहले कोई भी आदमी नशे में रहेगा, नशा में वो तो सो गया होगा, तो सोने के बाद वो विरोध बिल्कुल नहीं कर पाएगा, इसलिए वो चादर ज्यों का त्यों था। तो पुलिस के दिमाग में ये सब चीज आने लगती है। अब पुलिस को लगने लगता है कि शबनम कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है। इसी बीच खबर जो फैल जाता है बहुत तेज, तो मायावती जी के वहां से आती हैं, अगले 2 दिन में मायावती जी आती हैं। मायावती जी आके उनके परिवार को, जो शबनम है उसको दिलासा देती है, उसको ढांढस बनाती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, इस केस का निपटारा बहुत जल्दी हो जाएगा, वो कातिल जरूर पकड़े जाएंगे। और साथ ही 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पे देने का ऐलान करती है। इस बात की खबर जब आरपी गुप्ता को पता चलती है कि 5 लाख रुपए देने का ऐलान हुआ है, तो वो जाके मायावती जी के से मिलने की कोशिश करते हैं और उनके पीए से मुलाकात होती है। तो वो आरपी गुप्ता कहते हैं कि अभी जो है सो ये 5 लाख रुपए देने का जो ऐलान है, इसको आप पोस्टपोन कर दीजिए। वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों? तो वो कहते हैं कि मुझे जहां तक थोड़ा शक लग रहा है कि इन पूरे परिवार को मारने में मुझे शबनम का हाथ लग रहा है। तो उसका पीए भी इस बात समझते हैं और मैडम के पास भी यह बात पहुंचती है। तो इस चीज को उस समय के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जब ये केस का खुलासा हो जाएगा तब इन्हें 5 लाख रुपए दिया। जो है लगभग 48 घंटे का समय लेती है कि मैं 48 घंटे के अंदर इस केस का कुछ ना कुछ खुलासा कर दूंगी। अब पुलिस आरपी गुप्ता के पास कोई दूसरा सबूत तो था नहीं, अब उससे बात भी नहीं कर सकते थे क्योंकि माहौल बिगड़ने का डर था, उससे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। अब पुलिस करे तो क्या करे? तो पुलिस जो है उस शबनम का कॉल डिटेल निकलवाती है। कॉल डिटेल जिसका सीडीआर होता है, मोबाइल का सीडीआर होता है, तो सीडीआर निकलवाने के बाद उसमें पता चलता है कि एक नंबर जो लगातार उस मोबाइल में रिफ्लेक्ट कर रहा था, उस नंबर से उस दिन 52 बार बात हुई थी, 52। और जिस समय ये घटना घटा था उससे कुछ देर पहले तक भी बात हो रही थी और घटना के कुछ देर बाद तक भी बात हो रही थी। और वही पूरे महीने भर में उस बार लगभग उस नंबर से 900 बार बात हुई थी।
जब उस नंबर का पुलिस सीरियल खंगालती है, नंबर निकलवाती है, तो वो नंबर होता है किसी सलीम के नाम से। अब सलीम का पता लगाया जाता है, आस पड़ोस में पूछा जाता है तो कुछ पता चलता है, और इधर पुलिस लगभग एक अगले दिन सलीम को गजरौला से जाके गिरफ्तार करके लाती है। उसको गजरौला में कहीं जा रहा था तो गिरफ्तार करके लेके आती है। पुलिस पर उससे पूछताछ करना स्टार्ट करती है। तो सलीम भी शुरू में इसी तरह की बातें, मैं नहीं जानता, ये नहीं जानता, वो करके बात कर रहा था। लेकिन जब आरपी गुप्ता अपने रवैये से, अपने पुलिसिया अंदाज में जब पूछताछ करते हैं, तो उसकी बातों से तुरंत शबनम को जाके वहां से गिरफ्तार करके लाया जाता है। पुलिस शबनम के घर जाती है और उसे गिरफ्तार करके लाती है। उस समय भी माहौल बिगड़ रहा था, लेकिन लोगों को कुछ समझाया जाता है, तब लोग कुछ शांत हो जाते हैं और उसे पकड़ के लाया जाता है। तब शबनम से पूछताछ करते हैं कि अब बताओ कि आखिरकार मामला क्या है, क्या बात है। तो वो भी बोलती है कि सर अब मेरे साथ ऐसा घटना घटा है और मुझे पकड़ के लाए, मतलब रोना धोना बहुत स्टार्ट कर देती है। शबनम बहुत रो रही होती है उस समय। फिर उसी समय दूसरे लॉकर से पुलिस शकील को लाके जब उसके सामने जाके लाके खड़ी करती है, तब एक शबनम समझ चुकी थी कि ये अब बचने वाला चीज नहीं है। पुलिस अपना रुतबा अपनाती है और जब उसे सख्ती से पूछताछ किया जाता है तो एक अलग ही कहानी निकल के आता है। तब शबनम चुपचाप बोलना स्टार्ट कर देती है कि मामला है दरअसल 1 साल पहले का। 1 साल पहले शबनम की मुलाकात शकील से होती है। वो कहीं रास्ते पे जा रही होती है तो उसी समय मुलाकात होती है। इधर शकील भी जो उसको देख रहा होता है, बहुत दिनों से उस पे कोशिश कर रहा था कि इससे बात करे, उसे दोस्ती करना चाहता था, इसे प्यार करना चाहता था। इस बात को ये जो शबनम जो है इस बात को समझ जाती है। दोनों की एक दूसरे से मुलाकात होती है और बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। शकील ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। शकील मात्र 5वीं तक पढ़ा हुआ था, पैसे से मजदूरी करता था। और इधर राबिया का जो पूरा परिवार था काफी पढ़ा लिखा, काफी पैसे वाला। इस बात के लिए जब वो शबनम अपने पिता से कहती है, शौकत अली से, तो शौकत अली कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारी उससे शादी करवा दूं। वो बिल्कुल मना कर देते हैं, क्योंकि उसका परिवार काफी अच्छा था। वो लाखों कमाने वाले, पैसे वाले, और ये एक मजदूर टाइप का आदमी जो कि सिर्फ उसका दिखावा ही रहता था, बाकी कुछ रहता नहीं था उसका। अपने पिता के मना करने के बावजूद शबनम उससे मिलना नहीं छोड़ती है, उससे प्यार करती रहती है। इन दोनों का प्यार परवान चढ़ता है, संबंध बनता है, और अचानक ही एक दिन पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है। अब शबनम को सोच में पड़ जाती है, करे तो क्या करे। उस समय ये लोग भाग भी सकते थे, भाग के शादी भी कर सकते थे, लेकिन शबनम को लगता है कि अगर वहां से भाग जाएगी तो इसके पिता की संपत्ति में से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। वो धन का भी लालच था उसके पास। यही सब सोच रही थी, उधेड़ बुन में लगी हुई थी कि अचानक उसे दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना वो अपने पूरे परिवार को इस रास्ते से हटा दे। इस बात का जिक्र जब वो सलीम से करती है तो सलीम भी राजी हो जाता है, क्योंकि सलीम को भी धन का लालच लगा हुआ था। एक तो वो पढ़ी लिखी लड़की मिल रही थी, ऊपर से उसके पास जमींदार पिता थे जो उनके पास प्रॉपर्टी की कमी नहीं थी, तो इसको भी लालच लग जाता है। और ये एक साजिश रचते हैं। साजिश के तहत सलीम नशे की गोली लेके आता है, नशे की दवाई लेके आता है। नशे की दवाई वो अमरोहा से नहीं खरीदता है, वहां से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर जाके किसी दूसरे जगह से वो दवाई खरीद के लेके आता है, क्योंकि अगर वहां के लोग उसे जान रहे थे और ये मामला उछलता तो पता चल जाता कि सलीम ने ऐसा किया है। वो लेके आता है और जाके शबनम को किसी तरह से दे देता है, और पूरी प्लानिंग सेट होती है। रात आता है 14 अप्रैल 2008 की रात, वो भयानक काली रात जो अभी भी अमरोहा के, हसनपुर के और वो बामन खेड़ी के लोगों के जहन में बसता तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। उस रात को वो याद नहीं करना चाहते हैं, और उस रात के बाद कोई भी अपने बच्ची का नाम शबनम नहीं रखा आज तक वहां पे। प्लानिंग के तहत जब सब लोग खाना पीना खा लेते हैं तो शबनम सबके लिए चाय बनाती है और उस चाय में मिला देती है वो नशीली दवाई। एक 10 महीने के बच्चे को छोड़ के वो सबको चाय देती है और खुद भी चाय पीती है, लेकिन उसका जो चाय रहता है वो उसमें नशा का दवाई नहीं मिला रहता है। और 10 महीने का बच्चा जो है, जाहिर सी बात है कि वो चाय नहीं पी सकता। थोड़ी देर बाद वो लोग चाय पीते हैं और सब अपने अपने कमरे में जाते हैं, और नशीली दवाई के कारण उन लोगों पे इतना असर पड़ता है कि वो लोग पूरा नींद में आ जाते हैं। उस समय तक शबनम जो है उसके साथ फोन पे लगी हुई थी, कंटिन्यू उससे बातचीत हो रहा था। शबनम बोलती है कि आप आ जाओ। लगभग रात के 1 या 1:30 बजे के आसपास में इसको जो बुलाया जाता है तो वो नीचे आता है। शबनम जाके दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद ये ऊपर आता है शकील। ऊपर आके एक एक करके सबको धारदार हथियार से गर्दन काट देता है। सिर्फ उसका जो 10 महीने का जो छोटा सा भतीजा था उसको छोड़ देता है, छोटे से बच्चे का वो गर्दन नहीं काट पाता। उसको भी फिर उसको गला दबा के मारने की कोशिश करता है। जब उसे गला दबाता है तो वो भी मर जाता है। उसके बाद ये जाके अपना हाथ वाथ धोता है, हाथ वाथ धो के, पैर वैर धो के वहां से वो निकल जाता है। फिर
शबनम भी जाती है, अपना हाथ वाथ धो के कपड़े वपड़े चेंज कर रही होती है। इतने में एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। फिर वो दौड़ के आके देखती है तो उसका भतीजा जो है अभी तक जिंदा था। वो परेशान हो चुकी थी। दरअसल उसका भतीजा जो है वो मरा नहीं था, वो बेहोश होकर रह गया था। लेकिन फिर वो रोने लगता है। अब ये तुरंत जो शकील को फोन करती है कि तुमने कैसे काम किया, ये बच्चा तो मरा नहीं, आओ फिर से इसको भी ठिकाना लगाओ। शकील कहता है कि मैं अभी दोबारा नहीं आ सकता, रिस्क हो सकता है, एक काम करो तुम ही उससे सब कुछ करो। शबनम तकिया से उसका गला मुंह जान देती है, वो बच्चा भी तरफ तरफ के मर जाता है। उसके बाद कहानी के तहत रची जाती है कि हल्ला करना है, क्या करना है, तो वो जाके बालकनी में हल्ला करने स्टार्ट कर देती है, रोना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है, गांव के लोग आते हैं, पड़ोस के लोग आते हैं, उसके बाद ये सब चीज होता है, हल्ला होता है। पुलिस इन दोनों को पकड़ के जेल भेज देती है। हत्या का जुर्म छुपाने का, सबूत मिटाने का आरोप लगाकर जो केसेस होते हैं उस पर लगा के इसको जेल में डाल देती है। अब पुलिस के सामने सबूत इकट्ठा करना था, क्योंकि मजबूत से मजबूत चार्जशीट बना सके। क्योंकि पुलिस के सामने दिया गया जो भी बयान होता है वो कोर्ट मान्य नहीं करता है, कोर्ट को सबूत चाहिए होता है। इसके लिए जो पूछा जाता है कि वो कुल्हाड़ी तुमने कहाँ फेंकी, तो वो एक तालाब में जो कुल्हाड़ी फेंकता है उसमें से कुल्हाड़ी निकलवाया जाता है, एक सबूत वो हो गया। दूसरा कॉल डिटेल में जो इतने बार बातें हो रही थी, और वो जो बातें जो लगभग कंटिन्यू बात हो रही थी, और जिस समय वो आधे घंटे तक बात नहीं होती है इस बीच में, क्योंकि आधे घंटे तक वो वहीं पे था, आधे घंटे तक वो घटना का अंजाम दिया जाता है। लगभग 1-1:30 बजे के बाद के 2 बजे के बीच की बात है। तो आधे घंटे का जो है तो उसको नहीं निकाला वो सब। उसके बाद वो सबूत निकालती है। वो जो कप बरामद करती है उसे घर से, जिसमें चाय लगा हुआ होता है, वो कप जिसमें जहर का ट्रेसेस था उसका रिपोर्ट निकलवाती है। वो जो दवाई निकलती, नशीली दवाई, इन सब सबूतों को पुलिस इकट्ठा कर चार्जशीट फाइल किया जाता है, सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। और अमरोहा की अदालत में जब सुनवाई हो रही होती है, साल 2010 जुलाई के महीने में इन लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। शकील को और शबनम को फांसी की सजा सुनाई जाती है। इसी बीच होता है कि जो वो प्रेग्नेंट होती है, शबनम प्रेग्नेंट होती है, तो जेल में ही एक लड़के को जन्म देती है। अब जेल में भी बच्चा उसके साथ ही रह रहा था। अब वहीं से वो अपील करती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वहां से उसका खारिज हो जाता है, वो भी मर्डर की सजा को बरकरार रखता है। उसके बाद है कि मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट के पास भी वो जाती है, वो भी कहता है कि नहीं, मर्डर का सजा जो किया है, जो सजा मिल चुका है वही होगा। फिर राष्ट्रपति के पास जाता है मर्सी पिटीशन की उस सजा को तब्दील कर दिया जाए, उसको उम्र कैद में कर दिया जाए। लेकिन उस समय जो राष्ट्रपति होते हैं प्रणब मुखर्जी, वो भी कहते हैं कि नहीं, जो सजा मिल चुकी है सो बरकरार रहेगी। इसी बीच धीरे धीरे करते करते 6 साल बीत जाते हैं। और जेल का कानून होता है कि कोई भी बच्चा जो जेल में जन्मा हो, या वो माता के साथ रहता है, जो माँ के साथ नहीं रहता, उसको पकड़ के ले गया हो, वो बच्चा जेल में ही है, तो 6 साल बाद उस बच्चे को निकाल के किसी आदमी के हवाले कर दिया जाता है। वो बच्चा जेल में नहीं रह सकता, वो जेल का नियम है, जेल का कानून है। अब ये इस बात के बाद बच्चा जब 6 साल का हो गया तो अब करे तो क्या करे, बच्चा कहाँ रहेगा, क्योंकि उसने अपने सारे रिश्तेदारों को तो मार दिया था। अब उस बच्चे को गोद लेने के लिए एक मशहूर पत्रकार जो आज के जमाने में सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, उस्मान सैफी जी, इस बात की उनको जानकारी होती है, तो वो जाते हैं, उस बच्चे को गोद लेते हैं। दरअसल उस्मान सैफी जी इस बात की जिक्र करते हुए कहते हैं कि वो जो शबनम काफी अच्छी थी, पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, लोगों का हेल्प करती थी, सब कुछ में बढ़िया थी। दरअसल उस्मान सैफी जी का भी जिस समय वो पढ़ाई कर रहे थे, उनको भी कुछ पैसे की कमी हो गई थी, जिसमें कई बार मदद भी की थी, पढ़ाई में मदद की थी। और ये सब घटना सुन के उस्मान सैफी जी का भी दिल टूट जाता है। हालांकि घटना तो घटी थी, तो वो चाहते हैं कि इसका किसी तरह से कर्जा उतारा जाए, और उस्मान सैफी जी जाके उस बच्चे को गोद लेते हैं। शर्त रखा जाता है कि इस बच्चे को उस घर में नहीं ले जाया, उस गांव में नहीं ले जाया जाएगा, और 2-3 शर्तें होती है जो कि उस्मान सैफी जी उस चीज को अमल करते हैं। उसके बाद कागजी कार्रवाई होती है और उस बच्चे को उस्मान सैफी जी अपने साथ ले आते हैं, सुबह करते हैं। तो इतिहास की वो पहली घटना थी, इतिहास में जो पहली महिला थी जिसको फांसी की सजा मिली। लेकिन अभी तक उसका पिटीशन चल रहा है, अभी भी वो मथुरा के जेल में बंद है। और उस्मान सैफी जी को जो लड़का होता है, जो शबनम का बेटा होता है, जो उस्मान सैफी जी का बेटा है, वो बार बार अपने कभी कभी मिलने के लिए जाता है, माँ से मिलने के लिए जाता है, और वो सरकार से गुहार लगा रहा था कि उसकी माँ को फांसी ना दी जाए, उसे उम्र कैद की सजा दी जाए। लेकिन ये घटना जो है, नहीं लगता है कि उम्र कैद की सजा काफी है इनके लिए। शायद मौत से भी कोई बड़ी सजा होती तो उनके लिए वो था। खैर, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य रियल घटना है, ये घटना घटी है। आप लोग से आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।